नमस्कार, स्वागत है आपका सूत्रा नेटवर्क में। आज की मुख्य खबरों में जानेंगे कि टैरिफ विवादों के बावजूद पीएम मोदी क्यों कर रहे हैं ट्रंप का समर्थन। H1B वीजा में बदलाव से बढ़ेंगी भारतीय पेशेवरों की मुश्किलें। बाबा चैत्यानंद सरस्वती के खिलाफ मिले कौन से ठोस सबूत। इसके साथ ही बिहार चुनाव में पीएम मोदी का कौन सा खास दोस्त बनेगा किंग मेकर। साथ ही जानेंगे ट्रॉफी चुराने के आरोप में क्या इस्तीफा देंगे पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी। भारत में कब आएगी 6G टेक्नोलॉजी और क्या होगा खास, और फरहा खान ने दीपिका पादुकोण को क्यों किया अनफॉलो। ऐसे ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। गाजा में लंबे वक्त से चल रहा युद्ध जल्द ही खत्म हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए एक खास प्लान तैयार किया, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है। 30 सितंबर 2025 को उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए अपनी सहमति जताते हुए कहा कि ये योजना फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के साथ साथ पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए शांति, सुरक्षा और विकास का एक अच्छा रास्ता तैयार कर सकती है। मोदी ने सभी संबंधित पक्षों से ट्रंप के इस पहल का समर्थन करने की बड़ी अपील भी की, ताकि हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को खत्म किया जा सके। ट्रंप का ये 20 सूत्रीय प्लान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और कई मुस्लिम देशों का समर्थन पहले ही हासिल कर चुका है। अब ये प्रस्ताव हमास के सामने पेश किया गया है, जिसने इस पर गंभीरता से विचार करने की बात कही। टैरिफ विवादों के बावजूद पीएम मोदी द्वारा ट्रंप की गाजा शांति योजना का समर्थन करना भारत की रणनीतिक विदेश नीति को दर्शाता है। ये कदम वैश्विक शांति के प्रति भारत की मानवीय प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है, साथ ही अमेरिका के साथ कूटनीतिक सद्भावना बनाए रखने का प्रयास भी है, जिससे व्यापारिक तनाव के बावजूद सुरक्षा और स्थिरता के मुद्दों पर सहयोग जारी रहे। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने संकेत दिया है कि फरवरी 2026 से पहले H1B वीजा प्रक्रिया में बड़े बदलाव होंगे। इसी समय से वीजा शुल्क कई गुना बढ़कर $1 लाख लागू होगा, जो केवल नए आवेदकों पर लगेगा। लुटनिक ने वर्तमान लॉटरी सिस्टम की आलोचना की और कहा कि उच्च कुशल नौकरियां केवल सबसे कुशल लोगों को ही मिलनी चाहिए, न कि लॉटरी से। उन्होंने सस्ते तकनीकी सलाहकारों के अमेरिका आने और अपने परिवारों को लाने के विचार को गलत बताया। भविष्य में अमेरिकी सरकार उच्च प्रशिक्षित पेशेवरों को ही प्राथमिकता दे सकती है। इन परिवर्तनों से अमेरिका में काम करने के इच्छुक भारतीय पेशेवरों पर गंभीर असर पड़ेगा, क्योंकि वे H1B वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। साथ ही अमेरिकी श्रम विभाग ने प्रोजेक्ट फायरवॉल भी लॉन्च किया है, जो नियोक्ताओं द्वारा H1B वीजा के दुरुपयोग को रोककर अमेरिकी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। H1B वीजा प्रक्रिया में ये संभावित बदलाव भारतीय पेशेवरों के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है। शुल्क को $1 लाख तक बढ़ाना एक बड़ा वित्तीय अवरोध है, जबकि लॉटरी सिस्टम को खत्म कर योग्यता पर जोर देना भारत की उच्च कुशल प्रतिभा के लिए सकारात्मक भी हो सकता है, बशर्ते चयन प्रक्रिया पारदर्शी हो। प्रोजेक्ट फायरवॉल और सबसे कुशल को वरीयता देना अमेरिका सरकार की संरक्षणवादी नीति को दर्शाता है। इससे भारतीय तकनीकी कंपनियों को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करना होगा और संभवतः अमेरिका के बाहर स्थानीय प्रतिभा को विकसित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। भारत को अपने उच्च कुशल कार्यबल को देश में ही बनाए रखने के लिए आकर्षक अवसर पैदा करने की जरूरत होगी। दिल्ली में छात्राओं से यौन शोषण के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार बाबा चैत्यानंद सरस्वती पूछताछ के दौरान लगातार झूठ बोल रहे हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहे। पुलिस सूत्रों के अनुसार बाबा को अपने कृत्यों पर कोई पछतावा नहीं। जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस ने बाबा की 2 महिला सहयोगियों को हिरासत में लिया और उन्हें बाबा के सामने आमना सामना कराया जा रहा है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। साथ ही बाबा के मोबाइल फोन की जांच में महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। पुलिस को कई लड़कियों के साथ चैट्स मिली, जिनमें बाबा उन्हें झांसा देने और प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा उनके फोन में एयर होस्टेस के साथ खींची गई तस्वीरें और कई लड़कियों की मोबाइल डिस्प्ले पिक्चर के स्क्रीनशॉट भी पाए गए। पुलिस की सख्ती और सबूत दिखाने पर भी चैत्यानंद टाल मटोली का जवाब दे रहे हैं, जिससे उनके फर्जीवाड़े का लगातार खुलासा हो रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरे होने पर सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक बड़ा फैक्टर साबित होगी और किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकती है।
अनुमान के मुताबिक जन स्वराज पार्टी 15 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है और लगभग 50 सीटों के चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता भी रखती है, जिसका असर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों पर पड़ेगा। सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर का प्रभाव पिछले चुनाव में चिराग पासवान के प्रभाव से कहीं अधिक हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रशांत किशोर की स्थानीय भाषा पर पकड़ उन्हें तेजी से मतदाताओं से जोड़ने में मदद कर रही है। वहीं बीजेपी यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। प्रशांत किशोर उर्फ पीके की जन स्वराज का उदय बिहार की पारंपरिक जाति आधारित राजनीति से हटकर विकास और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति को दर्शाता है। अगर पीके अपने दावे के अनुसार 50 सीटों को प्रभावित करते हैं तो ये बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। एक मजबूत किंगमेकर की उपस्थिति अपूर्ण बहुमत की स्थिति में दोनों प्रमुख गठबंधनों के लिए सौदेबाजी की शक्ति बढ़ा सकती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पीके की पार्टी मुक्त छवि उन्हें सफल उम्मीदवार चुनने और पारंपरिक दलों के सामने एक विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत करने में मदद करती है या नहीं। एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान की लगातार तीसरी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को देश में भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें तुरंत पद से हटाने की मांग भी हो रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता मुनीस इलाही सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने नकवी पर क्रिकेट को बर्बाद करने और शीर्ष खिलाड़ियों जैसे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बाहर करने का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ट्रॉफी विवाद पर प्रकाश डाला। उन्होंने पुष्टि की कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान प्रतिनिधि के रूप में नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। सूर्य कुमार ने बताया कि ट्रॉफी लेकर भाग गए वो, जब एसीसी अधिकारियों के हस्तक्षेप के बावजूद नकवी मंच पर अड़े रहे। कप्तान ने स्पष्ट किया कि ट्रॉफी अस्वीकार करने का निर्णय टीम का था, न कि बीसीसीआई या सरकार का निर्देश था। ट्रॉफी लेकर भाग जाना ये घटना खेल भावना के गंभीर उल्लंघन को दर्शाती है और दुखद है कि राजनीति ने क्रिकेट के मंच को इस हद तक प्रभावित किया। मोहसिन नकवी के खिलाफ आलोचनाएं केवल हार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के प्रबंधन और चयन नीतियों पर गहरे असंतोष को उजागर करती हैं। किसी भी खेल निकाय के प्रमुख के लिए प्रतिद्वंदी टीम द्वारा विजेता ट्रॉफी स्वीकार करने से इनकार करना और फिर ट्रॉफी लेकर भाग जाना कूटनीतिक और नैतिक विफलता है। ये घटना दोनों देशों के क्रिकेट संबंधों में तनाव को और बढ़ाएगी। क्रिकेट बोर्ड को राजनीतिक नियुक्ति से दूर रखना ही देश में क्रिकेट के पतन को रोकने का एकमात्र उपाय है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान 7% से घटकर 6.5% कर दिया। एडीबी ने इसका मुख्य कारण भारतीय निर्यात पर लगाए गए अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ को बताया, जिससे विशेष रूप से दूसरी छमाही में निर्यात प्रभावित होगा। हालांकि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में उपभोग और सरकारी खर्च के कारण जीडीपी में 7.8% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई थी। एडीबी का मानना है कि लचीले घरेलू मांग और टैरिफ से अप्रभावित सेवा निर्यात अमेरिकी टैरिफ के नकारात्मक असर को सीमित करेंगे। एडीबी ने यह भी अनुमान लगाया कि टैरिफ के कारण कर राजस्व में कमी आने से राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.4% के बजटीय अनुमान से अधिक रह सकता है, जिसका असर वित्त वर्ष 2026 और 2027 दोनों में जीडीपी पर पड़ेगा। सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वे वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बीच विकास दर को बनाए रखने के लिए घरेलू विनिर्माण को और बढ़ावा दें और निर्यात बाजारों का विविधीकरण करें, ताकि अमेरिकी टैरिफ पर निर्भरता कम हो सके। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 6G नेटवर्क का इस्तेमाल साल 2030 तक शुरू हो सकता है और अगले 5 से 6 सालों में 6G स्मार्टफोन्स बाजार में आ सकते हैं। साउथ कोरिया, जापान, चीन और भारत समेत कई देश इस पर तेजी से रिसर्च कर रहे हैं। 6G मौजूदा 5G से कई मायनों में अलग होगा। जहां 5G की अधिकतम डाउनलोड स्पीड 10 Gbps तक है, वहीं 6G में ये 100 Gbps या उससे भी अधिक हो सकती है, जिससे भारी डेटा फाइल सेकंडों में डाउनलोड हो सकेंगी। साथ ही लेटेंसी यानी विलंब भी लगभग शून्य हो जाएगा। 6G सिर्फ स्पीड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये कई अविश्वसनीय फीचर्स लाएगा। इनमें होलोग्राम कॉलिंग यानी 3D में देखना, AI और रोबोटिक्स का गहरा एकीकरण, मेटावर्स और
एक्सा यानी एक्सटेंडेड रियलिटी का बेहद वास्तविक अनुभव होगा और अंतरिक्ष इंटरनेट कनेक्टिविटी भी शामिल है। नए 6G फोन्स को इन अल्ट्रा फास्ट नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए एडवांस चिपसेट की आवश्यकता होगी। ये तकनीक भारत को डिजिटल नेतृत्व की ओर ले जाने का अवसर प्रदान करेगी, बशर्ते इसका बुनियादी ढांचा समय पर तैयार हो। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सैन्य नर्सिंग सेवा के 100वें स्थापना दिवस पर भविष्य में परमाणु और जैविक खतरों के खिलाफ तैयार रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कोविड महामारी से सबक लेते हुए मानव निर्मित आकस्मिक या प्राकृतिक जैविक खतरों से निपटने के लिए नर्सों के प्रशिक्षण और अलग अलग उपचार प्रोटोकॉल की जरूरत है। चिकित्सा डेटा की सुरक्षा को भी महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि भारतीय डीएनए की विशिष्टता और स्वास्थ्य पैटर्न संबंधी जानकारी दुश्मन को बढ़त दे सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना कम है, फिर भी समझदारी इसी में है कि भारत परमाणु ब्लैकमेलिंग से न डरते हुए रेडियोलॉजिकल खतरों सहित सभी प्रकार के हमलों से बचाव की तैयारी करे। सीडीएस जनरल चौहान का ये बयान समय की मांग के अनुरूप और दूरदर्शी है। इस तैयारी को केवल सैन्य नर्सिंग तक सीमित न रखकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि देश भविष्य की किसी भी अप्रत्याशित असामान्य युद्ध या आपदा का प्रभावी ढंग से सामना कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की निचली अदालतों में चेक बाउंस धारा 138 के लंबित मामलों की भारी संख्या पर चिंता जताते हुए उनके त्वरित निपटारे के लिए कई नए निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब समन को डाक के साथ साथ ईमेल और व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग एप्स के जरिए भी भेजा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि समन में ही सुरक्षित क्यूआर यूपीआई लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आरोपी तुरंत राशि का ऑनलाइन भुगतान करके मामला निपटा सके, क्योंकि कोर्ट का जोर सजा के बजाय भुगतान सुनिश्चित कराने पर है। इसके अतिरिक्त अदालतों को समरी ट्रायल को प्राथमिकता देनी होगी और आरोपी द्वारा भुगतान के समय के आधार पर समझौते पर अतिरिक्त शुल्क 5 से 10% निर्धारित करने की सुविधा दी गई है। ये सभी दिशा निर्देश 1 नवंबर 2025 तक लागू किए जाने हैं, ताकि न्यायिक प्रक्रिया को तेज और अधिक कुशल बनाया जा सके। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार की सुबह मौसम सुहाना हो गया, जिससे लंबे समय से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली। आसमान में काले बादल छाए रहने और ठंडी हवा चलने के कारण तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई। सुबह 11 बजे के आसपास भारी बारिश शुरू हो गई, जिससे सड़कों पर इतना अंधेरा हो गया कि गाड़ियों को हेडलाइट जलानी पड़ी। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें मंगलवार और बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश के साथ तापमान में और गिरावट आने के आसार हैं। सितंबर में राजधानी का तापमान सामान्य से काफी ऊपर बना हुआ था। इस बारिश से दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिली है। निर्देशक फराह खान ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को सोशल मीडिया पर अनफॉलो करने की अफवाहों पर सफाई दी है। फराह ने खुलासा किया कि वे दोनों पहले से ही एक दूसरे को फॉलो नहीं करती थी। फराह खान ने बताया कि हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग के दौरान उन्होंने तय किया था कि वे सोशल मीडिया के बजाय डायरेक्ट मैसेज या कॉल के जरिए संपर्क में रहेंगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनकी 8 घंटे की शिफ्ट वाली टिप्पणी जो विवाद का कारण बनी थी, दीपिका पर तंज नहीं थी, बल्कि सिर्फ दिलीप नाम के व्यक्ति के लिए एक मजाक थी। बनावटी विवाद बनाने का ये नया चलन बंद होना चाहिए। उन्होंने अपने और दीपिका के बीच मजबूत रिश्ते का उदाहरण देते हुए कहा कि बेटी दुआ के जन्म के बाद वे दीपिका से मिलने वाली सबसे पहले लोगों में से एक थी। तो चलिए जानते हैं आज की खास और रोचक जानकारी। क्या आपको पता है कि चेक बाउंस होने पर आपको कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे? ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आरोपी समन में दिए गए क्यूआर या यूपीआई लिंक के माध्यम से तुरंत ऑनलाइन भुगतान करके या कोर्ट में समझौता करके मामले को जल्द ही खत्म कर सकते हैं। इससे सजा के बजाय भुगतान सुनिश्चित करने और अदालती कार्यवाही को गति देने पर जोर दिया गया। ऐसी ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट।